नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि गुरुत्वीय बल को हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। उसके साथ में हमारे मोशन में काम आने वाले गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ लेंगे और साथ साथ में प्लाइन वेग को भी डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण और प्लाइन वेग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है गुरुत्वीय बल। देखिए गुरुत्वीय बल क्या होता है समझते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण दूसरे कणों पर एक आकर्षण बल आरोपित करता है जिसकी दिशा पिंड के गुरुत्वीय केंद्र की ओर होती है और इसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल क्या होता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को है वो अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। ये वाला इसको आकर्षित कर रहा है और ये वाला इसको आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। जिस प्रकार से हम पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो बिना किसी बाह्य बल के ही वो अपने आप पृथ्वी की पर लौट के आ जाती है। इसका मतलब पृथ्वी है वो उस पर आकर्षण बल लगा रही है और इसी को ही बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। यानी ब्रह्मांड का कोई भी कण जब दूसरे कण पर एक आकर्षण प्रकृति का बल लगाता है उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है? इसका मतलब सभी ऑब्जेक्ट हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। ये बात अलग है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही कम होगा। इसका मतलब जिस प्रकार से पृथ्वी अपने पर किसी वस्तु को खींच लेती है उसी प्रकार हम किसी वस्तु को अपनी तरफ नहीं खींच पाते क्योंकि हमारे मास का जो रेशियो है वो बहुत कम होता है। तो आइए समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है। इससे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो फटी होगा। इसका मतलब जितना द्रव्यमान होगा वस्तु का वो दूसरी वस्तु को उतनी ही ज्यादा बल से अपनी तरफ खींचेगी। इसीलिए पृथ्वी का द्रव्यमान है वो भारी होता है और वस्तुओं का द्रव्यमान है वो कम होता है। इसलिए पृथ्वी है वो वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेती है। किधर खींचती है? अपने गुरुत्वीय केंद्र की तरफ जो उसके सेंटर में माना गया है। तो ये है वो पृथ्वी है वो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच लेती है। यही है आपका गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम Fg भी बोल सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। तो फॉर्मूला बनेगा F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो g है वो क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इस g की जो वैल्यू होती है वो होती है g इक्वल्स टू 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है भाई। न्यूमेरिकल में भी काम आ सकती है और इसके साथ साथ डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू बताओ। तो आप क्या बताएंगे? 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी यूनिट भी याद रखना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वैल्यू तो यही दे लेकिन यहाँ से जो यूनिट है वो चेंज कर दे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो यूनिट याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है? तो ये होता है अपना गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल सीधी सीधी सी बात यही है कि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो वो अपने से दूसरे पिंड को अपनी तरफ एक आकर्षण बल से आकर्षित करता है और इसे ही हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक गुरुत्वीय त्वरण पर। तो यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसके गुरुत्वीय त्वरण की? पृथ्वी के लिए। हमें तो पृथ्वी के लिए निकालना है, बाकी का हमारा क्या रिश्ता है। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है।
त्वरण तो आप सभी जानते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, या कोई वस्तु गति कर रही है और उसकी गति चेंज हो रही है, इसका मतलब है त्वरित वस्तु, और उसका त्वरण हम गति के नियमों से निकाल लेते हैं, जो हम अगले कुछ वीडियो में सीखेंगे। अब बात आती है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी है वो किसी वस्तु को या किसी पिंड को अगर हम ऊपर उछालते हैं तो उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसका मतलब इसका वेग तो है ही, और ये वेग है वो समय के साथ परिवर्तित होता जाता है, क्योंकि चेंज कैसे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ से हमने एक पत्थर को फेंका तो यहाँ पर उसका जाकर के वेग 0 होता है, और फिर वो लौट करके वापस आता है यहाँ से। इसका मतलब पहले उसका वेग कम और फिर लास्ट में जाकर के वेग अधिक हो जाता है। इसका मतलब वेग तो परिवर्तित हो रहा है। तो ये जो पृथ्वी उसको खींच रही है अपनी तरफ, हम कोई भी बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, हम ये मानते हैं कि ये पृथ्वी का धरातल है और ये पिंड है जो मुक्त पतन हो रहा है उसका। इसका मतलब यहाँ से हमने उसको जस्ट छोड़ा है, उस पर नीचे की तरफ कोई धक्का नहीं लगा है। तो अब ये देखिए, ये यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट करता है और पृथ्वी की तरफ तेजी से आता है। जैसे जैसे नीचे जाएगा इसका वेग परिवर्तित होता जाएगा, वेग बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहाँ का जो त्वरण होगा वो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो अब आप कहेंगे कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, उसी की बात करते हैं। इसके अलावा साथ साथ में हम यह भी निकालेंगे कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होता है, या गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो इसके लिए देखिए, हम गुरुत्वीय बल का जो फॉर्मूला है उसका उपयोग करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि यह है अपनी अर्थ। अच्छे से बनाते हैं। ये है अर्थ, इसको मैं बोल रहा हूं ई। क्लियर? तो इसका द्रव्यमान है वो कितना होगा? एम। मास ऑफ अर्थ एम। ये हमने लिया है एक ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, और इसका द्रव्यमान हम लेते हैं, मान लीजिए हमने 1 किलोग्राम द्रव्यमान की ये वस्तु ली। तो अब देखिए, यह पृथ्वी है वो इस वस्तु पर अपनी तरफ आकर्षण बल लगाएगी, यह इस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। क्लियर है? ओके। तो अब हम मान लेते हैं कि यह जो वस्तु है वो यहां पर स्थित है। कहां पर? पृथ्वी के धरातल पर। पृथ्वी पर टिकी हुई वस्तु है, 1 किलोग्राम की वस्तु है। ये ई को हटा दो, आप समझ गए कि ये अर्थ है अपनी, ये 1 किलोग्राम की वस्तु। ये इसका सेंटर है, इसे ही हम ग्रेविटेशनल सेंटर या गुरुत्वीय केंद्र बोलते हैं। ये इस पृथ्वी की रेडियस है, त्रिज्या है आर ई। तो देखिए, पृथ्वी का जो केंद्र है वहां पर ही हम पृथ्वी का द्रव्यमान मानते हैं। सेंटर ऑफ मास हम वहीं पे ही मानते हैं, किसी भी वस्तु का सेंटर पे, लगभग सेंटर पे ही मानते हैं। जरूरी नहीं होता है कि सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही हो। इसका मतलब यहाँ पर है वो क्या है? एम ई है, और यहाँ पर ये है वो क्या है? 1 किलोग्राम है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर ई, पृथ्वी की त्रिज्या। क्लियर? बिल्कुल, मैं यही समझाना चाह रहा था। तो देखिए, यहाँ पर 2 पिंड हैं। अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ये है अपना एम ई और ये है 1 किलोग्राम की वस्तु, और इनके बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। तो गुरुत्वीय बल कितना लगेगा? F इक्वल्स टू जी एम ई 1/r²। यहाँ से आप 1 को हटा दो तो ये क्या बनेगा? जी एम ई अपॉन r²। इसका मतलब जब 1 किलोग्राम की वस्तु हम पृथ्वी पर रखते हैं तो पृथ्वी उसको इस बल के द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करती है। जहां पर जो एम ई है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर ई है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। अब देखिए, यहां पर आपको देखने का मिलेगा कि जी है वो क्या है? कांस्टेंट। एम ई है वो क्या है?
पृथ्वी का द्रव्यमान, इसका मतलब ये भी क्या है, कांस्टेंट, और आर ई है वो क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या जो भी चेंज नहीं होती है वो, इसलिए ये भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इस फॉर्मूले से हमें देखने पर पता चला कि जी एम ई अपॉन आर ही है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। अर्थात पृथ्वी है वो किसी पिंड पर जो आकर्षण बल लगा रही है वह एक नियतांक है, और इसी नियतांक को हम नाम देते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, और इसका जो नोटेशन होता है या इसको डिनोट करते हैं वो करते हैं हम स्मॉल जी से। ये राम कहानी समझ में आई। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिख दे, जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई, जो कि क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। इसका मतलब जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई, ये ई है भाई, सी दिख रहा होगा आपको, दोबारा लिख देता हूँ, एम ई और आर ई। तो ये वाला फॉर्मूला है वो किसका है, गुरुत्वीय त्वरण का, और ये वाला है वो फोर्स का है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जी एम ई अपॉन आर ई है वो कांस्टेंट है, और यही पृथ्वी के लिए उसका गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब देखिए हम निकालते हैं कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो वो भी देख लेते हैं, चलिए। तो अभी हमने गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला देखा, वो क्या होता है, जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई, और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है पृथ्वी के लिए। देखिए कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमें पता है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू अगर हमें पता हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू देखते हैं हम, एम ई मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 5.97 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। देखिए आपसे जो डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है रीट के अंदर किसी भी कांस्टेंट की या किसी भी चीज़ की, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए। आगे हम देखेंगे कि एक हीट का क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ पे पूछा था कि कुछ कैलोरी वगैरह का रिलेशन था, वहाँ पर फर्क पॉइंट का था। अब आप जैसे मान लीजिए ऐसे कर लेंगे कि 5.97 है, इसको आप डायरेक्ट 6 मान सकते हैं, न्यूमेरिकल में मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला ऑप्शन है वो राइट होता है। तो मास ऑफ अर्थ है वो कितना है, 5.97 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, आर ई, एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी 6371 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, गुणा 10⁻³ मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू हमारे पास सारी हैं, इन वैल्यूज़ को हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो हमारा जी की वैल्यू प्राप्त होगी। पुट कीजिए, जी इक्वल्स टू 6.67 गुणा 10⁻⁻11 इंटू 5.97 गुणा 10⁻24 बट्टा आर स्क्वायर, इसका मतलब 6371 गुणा 6371 गुणा 10⁻6, क्योंकि 10⁻³ इंटू 10⁻³ कितनी होगी, 10⁻6। यूनिट देखिए, त्वरण की यूनिट आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने यहाँ पर किलोग्राम है, मीटर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम है, इससे मीटर पर सेकंड कैसे आया। चलो समझा देता हूँ आपको। ये वैल्यू किसकी है, देखिए अब ये वाली वैल्यू है गुरुत्वीय त्वरण की, सॉरी गुरुत्वीय नियतांक की, जी की, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नहीं सॉरी यूनिट क्या होती है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन
किलोग्राम स्क्वायर, देखिए यहाँ पे है। उसके बाद में इसके इनटू में क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान एम, उसकी यूनिट क्या होती है, इनटू किलोग्राम। क्लियर। फिर क्या है, त्रिज्या है नीचे, देखिए त्रिज्या का स्क्वायर, इसका मतलब मीटर स्क्वायर बट्टा में मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप कैंसिल कीजिए, क्या क्या हो रहा है, देखिए 1 किलोग्राम ने 1 किलोग्राम को मार दिया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचा कितना, न्यूटन अपॉन किलोग्राम। अब न्यूटन क्या होता है, देखिए न्यूटन क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए। अभी हम आप पिछले वीडियो में आपको बताया था फोर्स का फॉर्मूला एम ए, फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसका मतलब न्यूटन बराबर कितना हुआ, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह आप लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट, तो कितना बचा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का यही मात्रक होता है या यूनिट होती है। तो ये वैल्यू आएगी आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, जी इक्वल्स टू ये जो जितना मैटर है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जी की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमें जी की वैल्यू कितनी मिली, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, न्यूमेरिकल में भी काम आ सकती है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आती कैसे है ये मैंने आपको यहाँ से समझा दिया। तो गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण की अपनी बात हो चुकी है। गुरुत्वीय बल होता है F इक्वल्स टू जी m1 m2, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और गुरुत्वीय त्वरण होता है G इक्वल्स टू जी me अपॉन आर ई। पृथ्वी के लिए हम बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो दो टॉपिक है, दो पॉइंट है वो अपनी क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो अगला है अपना प्लाइन वेग। देखिए प्लाइन वेग होता क्या है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्लाइन वेग की वैल्यू कितनी होती है पृथ्वी की सतह से, तो वो हमने देख लिया था कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर। अब हम जानते हैं कि प्लाइन वेग होता क्या है आखिर। तो देखिए प्लाइन वेग वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है, प्लाइन वेग कहलाता है। देखिए मैंने आपको कल समझाया था कि पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की सतह पर होता है, यहाँ पर जी मैक्सिमम होता है, और कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ये इसका गुरुत्वीय सेंटर है, हम अगर यहाँ से पृथ्वी के अंदर चलते हैं सेंटर की तरफ तो भी जी की वैल्यू है वो कम होती है, और यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो भी जी की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है वो इसके धरातल पर ही है। अब देखिए हम जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाते हैं, इसका मतलब जी की वैल्यू है वो कम हो रही है। तो एक जगह या एक दूरी ऐसी आएगी जहाँ पर कि जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर अगर कोई वस्तु पहुँच जाती है तो वो पुनः लौट करके पृथ्वी पर नहीं आएगी, क्योंकि अब वो इसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर चुकी है। अब उस पर पृथ्वी की वजह से कोई भी गुरुत्वीय बल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यही प्लाइन वेग है। तो अब हम यहाँ इस धरातल से किसी वस्तु को कितना वेग दें कि वह यहाँ तक पहुँच जाए कि वापस लौट करके नहीं आए, यही प्लाइन वेग होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, इसलिए हम इसे वी से डिनोट करते हैं। तो अब हमें निकालना है कि तो फिर ये वी है वो होगा कितना फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है वो हम आगे देखते हैं। इससे पहले कुछ एक दो बातें और देख लेते हैं। प्लाइन वेग से फेंकी गई वस्तु लौटकर वापस पृथ्वी पर नहीं आती, ये मैंने आपको बता दिया कि वो उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है। अब उस पर कोई भी गुरुत्वीय बल नहीं लगेगा तो वो लौट करके वापस नहीं आएगी।
क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है वो लौट करके उसके गुरुत्वीय बल के कारण आती है। अब वो उसकी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को ही पार कर चुकी है तो लौट करके कैसे आएगी। नेक्स्ट, वस्तु को फेंकने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। अब यह ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं। देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। ये अर्थ है, आप यहाँ ये वस्तु है, इसको आप फेंकना चाहते हैं। किस वेग से फेंकना चाहते हैं? वीई, एस्केप वेलोसिटी, प्लेन वेग से फेंकना चाहते हैं। अर्थात आप उस वस्तु को वह वेग दे रहे हैं जिसको प्राप्त करके वह इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगी। तो अब यह ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इस डायरेक्शन में फेंकें, आप इसे इस डायरेक्शन में भी फेंक सकते हैं, आप इसे इस डायरेक्शन में भी फेंक सकते हैं, आप इसे इस डायरेक्शन में भी फेंक सकते हैं, इसे इस डायरेक्शन में फेंक सकते हैं। किसी में भी फेंको, वेग है वो वी होना चाहिए, उसके बाद में ये है वो उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगी। इसका मतलब कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, और जिस गति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अतः यह वेग न होकर के चाल है, लेकिन हमारी आदत हो चुकी है और इसी आदत की वजह से हम इसको बोलते हैं प्लायन वेग। अगर एक्चुअल में इसका नाम हो तो वो होगा प्लायन चाल, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है पर्टिकुलर। क्लियर है? तो ये बात थी प्लायन वेग की। अब हम देख लेते हैं कि पृथ्वी के लिए प्लायन वेग होता कितना है। जैसे आपको पता तो चल चुका है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, लेकिन ये वैल्यू कैसे आती है, अगर वो आपको और पता चल जाए तो ये वैल्यू आपके कन्फर्म याद रह सकती है। तो चलिए थोड़ा सा वो और देख लेते हैं। तो अब देखिए, प्लायन वेग का फॉर्मूला निकालने के लिए हम यांत्रिक ऊर्जा या उसकी जो टोटल एनर्जी उसके संरक्षण का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, उसे न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं। उसका रूप चेंज हो सकता है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ऊर्जा संरक्षण का हम नियम लगाते हैं, और क्या नियम लगाते हैं कि ये अपनी पृथ्वी है, ये है अर्थ, इसके यहाँ पे सरफेस पे एक वस्तु रखी गई है जिसको हम प्लायन वेग v से फेंक रहे हैं, और इसका द्रव्यमान है m। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m। तो पृथ्वी के धरातल पर स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका ve हमें ज्ञात करना है, और इस ve से फेंकेंगे तो ये चली जाएगी गुरुत्वीय क्षेत्र के पार, अर्थात इनफाइनाइट पर। अब हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि पृष्ठ पर कुल ऊर्जा बराबर अनंत पर कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा का मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कुल ऊर्जा बराबर गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है? तो पृष्ठ पर कुल ऊर्जा का मतलब, पृष्ठ पर गतिज ऊर्जा कितनी होती है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², और v क्या है? ve, प्लस पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की वजह से जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है -gm/m/r, जहाँ पे ये m है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये r है वो पृथ्वी की त्रिज्या है, और ये जो स्मॉल m है वो अपनी इस वस्तु का द्रव्यमान है। इसका मतलब ये वैल्यू आ रही है माइनस की, इसके मतलब यहाँ पे प्लस ना आकर के आएगा -gm/m/r इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर टोटल एनर्जी 0। क्लियर? देखिए, यहाँ से हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो 1/2 mve² बराबर gmm/r
आर, यही वैल्यू आई। बिल्कुल, इस स्मॉल m ने इसको ख़त्म कर दिया। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/mv² और यहाँ पे gm/r। अब मैं इसको ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो ये क्या बन गया, ये बन गया gmr/r², यही बना। और आपने अभी पीछे देखा था गुरुत्वीय त्वरण में, gm/r² क्या होता है, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण, यही तो फॉर्मूला आया था, gm/r²। तो ये है स्मॉल g, इसका मतलब gm/r² स्मॉल g, तो ये बन गया आपका gr। अब इस 2 को ऊपर इंटू करना है अपने को, इस 2 को उस साइड में लेकर के जाएंगे तो ये इंटू, तो 2gr। इसका मतलब VE क्या बना, VE इक्वल्स टू √2gr। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपसे प्लाइन वेग की वैल्यू पूछी जा चुकी है तो प्लाइन वेग का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो ये होता है प्लाइन वेग का फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पर g और r की वैल्यू पुट करनी है, अभी हम पुट कर देते हैं। देखिए g की वैल्यू क्या होती है, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है। और r की वैल्यू, रेडियस कितनी होती है, लगभग हम मान लेते हैं 6.4 × 10⁶ मीटर। क्लियर, ये वैल्यू रखेंगे तो VE की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, जैसे रखा 2 × 9.8 × 6.4 × 10⁶। ये वैल्यू रखने पर हमें VE की वैल्यू प्राप्त होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इतना वेग तो हमें मिनिमम किसी वस्तु को देना ही होगा अगर उसे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करवाना है। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला और वैल्यू दोनों देखी कि किस प्रकार से हमें प्राप्त होती हैं, और यहाँ पे आपने इसकी थ्योरी भी समझी। तो यहाँ से अपना जो प्लाइन वेग है वो कंप्लीट हो चुका है, बस इसका इतना ही कंसेप्ट है। बाकी मैं इसका जो फॉर्मूला है और वैल्यू है उसको एक जगह लिख देता हूँ ताकि आपकी कोई दिक्कत नहीं आए। तो प्लाइन वेग वह वेग जिससे हम किसी वस्तु को किसी धरातल से फेंके तो वो उस धरातल के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, प्लाइन वेग कहलाता है। क्या प्राप्त हुआ था हमें, VE का फॉर्मूला हमें मिला √2gr। ठीक है, ये r है, यहाँ पे g है वो क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, r है वो क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। क्लियर, और हमें जो इसकी मैथमेटिकल वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी हुई, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर तक वस्तु को फेंकना पड़ेगा, तब जाकर के वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर पाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, इसका फॉर्मूला और इसकी वैल्यू। क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस हमने जो बात की है वो अपना प्लाइन वेग हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, इसके अलावा गुरुत्वीय बल हो गया। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।